नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। गश्त के दौरान बीएसएफ जवान ने गलती से क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाक रेंजर्स ने किया गिरफ्तार। उमा भारती के भतीजे की विधायकी खत्म, हाई कोर्ट ने राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित किया। झारखंड में मंत्री के सामाजिक बहिष्कार का फरमान, बेटे की शादी पर मचा है घमासान। रोहित शर्मा की जगह लेगा बंगाल का युवा ओपनर, लगा चुका है 25 शतक। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के अपने पहले 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को देहरादून पहुंची। पहले दिन राष्ट्रपति प्रदेश सरकार की 2000 करोड़ की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए। शुक्रवार सुबह राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हुआ। शुक्रवार को वो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षकों, आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला उत्तराखंड दौरा है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो अपने चुनाव के सिलसिले में उत्तराखंड आ चुकी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार शाम लगभग 4 बजे जेली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची। वहां उनके आगवानी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। एयरपोर्ट से शाम को 4:15 में उनकी जीटीसी हेलीपैड पहुंचने का कार्यक्रम है। वहां से वाहनों में उनका काफिला राजभवन पहुंचा। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। लगभग 1 घंटा ठहरने के बाद राष्ट्रपति सांध्य में करीब 6:15 बजे मुख्यमंत्री आवास में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची। कार्यक्रम में राष्ट्रपति को उत्तराखंड कार्य की 9 परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति इसके बाद राजभवन लौटेंगे। वहां रात्रि 8 बजे राज्यपाल की ओर से आयोजित भोज में वो सम्मिलित होंगी। रात्रि भोज में राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, राजभवन और शासन के वरिष्ठ नौकरशाह एवं गण्यमान्य नागरिकों के भी सम्मानित होने का कार्यक्रम है। भोज में उन्हें उत्तराखंड के व्यंजन से भी परिचित करवाया जाएगा। राजभवन में 9 दिसंबर को सुबह लगभग 8:15 में राष्ट्रपति नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वो मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी जाएंगी। वहां प्रशिक्षकों, आईएएस अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर करीब 2 बजे से देहरादून में दून विश्वविद्यालय जाएंगी। वहां महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के साथ भी वो मुलाकात करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी। जल विद्युत निगम की 4.5 मेगावाट की कालीगंगा 2 जल विद्युत परियोजना, हरिद्वार में पदार्थ में 132 से 33 केवी सबस्टेशन और अल्मोड़ा में सोवन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज का वो लोकार्पण करेंगी। वहीं वो 6 परियोजना का शिलान्यास भी करेंगी। पेड़ी में चीला पावर हाउस की 144 मेगावाट यूनिट, हरिद्वार के मैंगलोर में
202 132 से 33 केवी सबस्टेशन 750 करोड़ की लागत से देहरादून में हाई टेंशन और लो टेंशन विद्युत लाइन को भूमिगत करने का कार्य, देहरादून में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ग्रीन बिल्डिंग परियोजना, राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर के दूसरे चरण का निर्माण कार्य, राष्ट्रपति के भ्रमण की व्यवस्था को चार चांद लगाने के लिए और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए जिलाधिकारी सोनिका ने इसके लिए 60 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। सभी अधिकारियों को बुधवार को उनके दायित्व भी समझाए गए। बता दें कि दोपहर के बाद अधिकारियों ने राष्ट्रपति के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए दून से मसूरी तक फ्लिट निकालकर मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को परखी। इसके अलावा राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में भी सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया। अब हम रिपोर्ट में बात करेंगे भारत में बोरवेल और तन्मय जैसे उन बच्चों की भविष्य के बारे में जिसका सिलसिला शायद प्रिंस से शुरू होकर आज भी तन्मय तक पहुंचा, पर रुकेगा कब वो पता नहीं। दरअसल बैतूल जिले के मांडवी गांव में मंगलवार शाम को खुले बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय तन्मय को बाहर निकालने के लिए पिछले 30 घंटों से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोरवेल में करीब 38 फीट की गहराई पर फंसे तन्मय तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर अमनवीर सिंह वैस और एसपी शिमला प्रसाद रेस्क्यू कार्य की सतत मॉनिटरिंग कर रही है। मंगलवार रात भर के बाद राहत एवं बचाव अभियान बुधवार को भी दिन भर जारी रहा। अब तक की मिली खबर के अनुसार बोरवेल के समांतरण करीब 45 फीट की खुदाई कर ली गई है। इसके बाद करीब 3 फीट गहराई का गड्ढा खोदा जा रहा है। जमीन के नीचे की सतह पर कठोर चट्टान आ जाने के कारण खुदाई में डीले हो रहा है। भारत की बात करें तो भारत में 27 मिलियन से अधिक बोरवेल हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के अनुसार 2009 से अब तक बोरवेल में गिरने से 40 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और 70% से अधिक बचाव कार्य विफल रहे हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये बोरवेल है क्या। ये बोरवेल एक पाइप और एक पंप का उपयोग करके पानी निकालने के लिए एक गहरा संकीर्ण छेद है जो जमीन में ड्रिल किया जाता है। इसे ही बोरवेल कहा जाता है। वे आमतौर पर व्यास में छोटे होते हैं, लगभग 4.5 इंच से 12 इंच तक की। पहली बार 1970 में पेश की गई बोरवेल तकनीक जलभृतों, पानी वाले मिट्टी या चट्टान की परतों में टैप करती थी। भारत में 27 मिलियन से अधिक बोरवेल है, जिसमें से कई सूख चुके हैं और अब उपयोग में नहीं है। ऐसी स्थिति में आमतौर पर पाइप और लोहे की ढलाई को हटा दिया जाता है, जिससे एक खुला छेद रह जाता है। उन्हें यह दिखाने के लिए हटा दिया जाता है कि कुआं अब उपयोग में नहीं है। हालांकि हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की सलाह है अपने पुराने खुले कुओं और बोरवेल को ना भरें जो सूख चुके हैं, क्योंकि भारत में कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति देखने को मिलती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है बोरवेल के मालिकों को और राज्य सरकार से भी, परंतु आवश्यक है कि ये पानी की आपूर्ति किसी के जान के बदले भरी ना जाए। इसलिए इन बोरवेल को ना भरना जैसे जरूरी है, वैसे ही इन्हें सीमेंट या धातु के लीड से ढकना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि इस लीड में छोटा सा छिद्र रह सकता है, जिससे बारिश की पानी मिट्टी तक पहुंच सके और भूगर्भस्थ जल स्तर बढ़ सके। लेकिन सावधानी बरते बिना आखिर क्यों इन बोरवेल को ऐसे खुला छोड़ा जा रहा है? सवाल सिर्फ ये है।
इस प्रश्न के गहराई में जाएं तो उत्तर मिलता है लोक निर्माण विभाग में कर्मचारियों की कमी और सूखे बोरवेल को बंद करने के लिए निवासियों, स्थानीय इंजीनियरों और पंचायत अधिकारियों के बीच समन्वय नहीं होना। ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत दूर करने की आवश्यकता है। जनता से अप्रयुक्त सूखे बोरवेल को बंद करने का आग्रह किया जाता है, लेकिन कई लोग अभी इन सावधानियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ऐसा राज्य सरकार का मानना है। इस विषय पर हाइड्रोलॉजिस्ट जे सरवनम का कहना है कि जनता की बेरुखी और ग्राम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की कमी के कारण कई बच्चों की मौत होती है। उन्होंने कहा, जनता को बोरवेल बंद करने के लिए सामान्य ज्ञान होना चाहिए। अगर इससे पानी नहीं निकलता है तो वे बस एक बड़ा पत्थर ले सकते हैं और छेद को बंद कर सकते हैं। BAO और BDO जैसे पंचायत अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण करना होगा। सिर्फ यही नहीं, लापरवाही के अलावा भी अवैध रूप से पानी निकालना और राज्य सरकार के आंखों में धूल झोंकना भी ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। ऐसी घटनाओं में सबसे पहले जिसने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था वो था प्रिंस का। क्योंकि पानी राज्य का विषय है, इसलिए खुले बोरवेल पर राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की कमी है। इस तरह की पहली घटना 2006 में कुरुक्षेत्र से सामने आई थी, जब 6 साल का एक बच्चा प्रिंस खुले बोरवेल में गिर गया था। रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। पिछले कुछ वर्षों में कई बच्चों ने इस खुले कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी, जिनमें से अधिकांश अवैध रूप से उन क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए ड्रिल किए जाते हैं जहां भूजल की कमी रहती है। तन्मय के मामले में अठनेर थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता तन्मय को सुरक्षित बचाने की है। बोरवेल को खुला छोड़ने के मामले में खेत के मालिक नानक चौहान के खिलाफ तन्मय के मामले में अठनेर थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता तन्मय को सुरक्षित बचाने की है। बोरवेल को खुला छोड़ने के मामले में खेती के मालिक नानक चौहान के खिलाफ लापरवाही और मानव जीवन को खतरे में डालने का मामला दर्ज किया जाएगा। बचाव कार्य पूरा होने के बाद जो स्थिति होगी उसके अनुसार धारा बढ़ाई जाएगी। बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह वेस ने बताया कि बोरवेल से तन्मय को बाहर निकालने के लिए बचाव कार्य लगातार जारी है। कठोर चट्टान और पानी के कारण खुदाई धीमी गति से हो रही है। प्रयास कर रहे हैं, जल्द सुरंग बना लिए जाएंगे। अब तक ही अपर कलेक्टर श्यामेंद्र जायसवाल ने बताया कि तन्मय बोरवेल में 36 से 38 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है, इसीलिए गहराई तक खुदाई की जा रही है। इसके बाद सुरंग बनाई जाएगी और उसके सहारे बोरवेल में फंसे तन्मय को बाहर निकाला जाएगा। बोरवेल के पास 45 फीट की गहराई पर मौजूद चट्टान आ गई थी, उसे तोड़ने के लिए ब्रेकर मशीन की मदद ली गई है, जिसमें काफी समय लगा है। इसके अलावा बचाव दल के सामने जमीन के भीतर से पानी निकालने से बड़ी समस्या आ गई है। इस पानी को 2 मोटर पंप की मदद से बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पानी निकालने के बाद खुदाई की जाती है और मलबा बाहर किया जाता है। कुछ देर बाद फिर से पानी भरा जाता है। मौके पर मौजूद NDRF और SDIRF के तकनीकी विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। अपर कलेक्टर जायसवाल ने बताया कि बोरवेल के भीतर CCTV कैमरा लगाया गया है, जिससे मंगलवार शाम के बाद से तन्मय के शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आई है। कलेक्टर SP समेत कई अधिकारी मौके पर डटे हैं। G20 शेरपा सम्मेलन के अंतिम दिन विभिन्न देशों से आए शेरपा और अन्य डेलीगेट्स ने राजस्थान के प्रख्यात कुंभलगढ़ दुर्ग और रनकपुर जैन मंदिर का भ्रमण किया।
प्रदर्शन कर डेलीगेट्स का स्वागत किया गया तो विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं सके। विदेशी मेहमानों को इसके पश्चात दुर्ग स्थित शिव मंदिर के दर्शन करा, माथे पर चंदन का तिलक भी लगाया गया। इसके बाद दल कुंभलगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया, जिसमें से इस दुर्ग की सबसे ऊंची चोटी तक पैदल चलकर पहुंचे। सभी ने दुर्ग की बनावट और स्थापत्य कला की खूब सराहना की। विदेशी अतिथियों को बताया गया कि ये विश्व में चीन के दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। यहाँ से दल रनकपुर के जैन मंदिर पहुंचा। यहाँ पुजारी ने उन्हें पूरे मंदिर का भ्रमण करवाया एवं यहाँ की स्थापत्य कला और निर्माण की जानकारी दी। डेलीगेट्स ने कहा, यहाँ पर कई फोटो क्लिक किए और यहाँ के विमोहन स्थापत्य कला की सराहना की। जैन मंदिर के नक्शाही युक्त विशाल पाषाण स्तंभों और आकर्षण कलाकृतियों को देखकर विदेशी मेहमानों ने भारत के प्राचीनतम कला कौशल को विश्व भर में अद्भुत बताया। मीडिया से बात करते हुए अलग अलग शेरपा ने भारत के अपने अनुभव साझा किए और इन अनुभवों को लाजवाब बताया। इस दौरान उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीना, एसपी विकास शर्मा, आईजी प्रफुल्ल कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव को एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मानिकपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सकरोहा में ग्राम प्रधान राजकुमार मौर्य ने 2 लाख की लागत का एक खेल मैदान बनवाया था, जिसका पेमेंट कराने के लिए मौर्य ग्राम पंचायत सचिव विपिन कश्यप के पास कई महीने की चक्कर लगा रहे थे। सचिव पर आरोप है कि वह खेल मैदान की लागत का 10% ग्राम प्रधान से बतौर घूस मांग रहे थे। मौर्य ने इसकी शिकायत बीते 5 दिसंबर को एंटी करप्शन हेड ऑफिस लखनऊ में की थी। एंटी करप्शन साझी ऑफिस ने मामले की जांच कराई। शिकायत सही पाए जाने पर पीड़ित ग्राम प्रधान की लिखित शिकायत के बाद एंटी करप्शन की 11 सदस्यीय टीम ने आज आरोपी सचिव विपिन कश्यप को ग्राम प्रधान से 20,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी सचिव को एंटी करप्शन की टीम मानिकपुर थाने ले गए, जहां एंटी करप्शन के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया गया। फिर वहां से उसे न्यायालय में पेश करने के लिए ले जाया गया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हैं। वे जांच के लिए देश वापस लौट रहे हैं। उनका 14 दिसंबर से बांग्लादेश के खिलाफ मैच की टेस्ट सीरीज में उतरना मुश्किल लग रहा है। ये सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारत को फाइनल की रेस में बनने के लिए इसमें हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। टीम में रोहित के बैकअप के तौर पे बंगाल के युवा ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया जा सकता है। वे अभी बांग्लादेश में ही हैं और भारत ए के कप्तान हैं। उन्होंने बतौर ओपनर बांग्लादेश ए के खिलाफ दोनों ही अनऑफिशियल टेस्ट में शतक भी ठोका है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभिमन्यु का टेस्ट टीम से जोड़ा जा सकता है। 27 साल के अभिमन्यु ईश्वर ने फर्स्ट क्लास लिस्ट ए और T20 को मिलाकर 25 शतक लगा है। ऐसे में उनके पास बड़ा अनुभव है। हालांकि उन्होंने अब तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने अब तक 77 फर्स्ट क्लास मैच में 44 की औसत से 5,419 रन बनाए हैं। 17 शतक और 23 अर्धशतक लगाए हैं, यानी 40 बार 50 से अधिक रन की पारी खेली है। वे 233 रन की बड़ी पारी भी खेल चुके हैं। यूपी के सहारनपुर में लकड़ी की हस्तकला से बने उत्पाद देश विदेश में विख्यात है। इसी वजह से यहां से लकड़ी पर हस्तकला से तैयार उत्पादों को बड़ा स्तर पे विदेश में निर्यात किया जाता है।
जानकारों का मानना है कि आगामी समय में सहारनपुर के लकड़ी उद्योग से जुड़े उद्यमियों का भविष्य सुनहरा है। चेंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज द्वारा आयोजित एक्सपोर्ट सेमिनार में उद्यमियों ने सहारनपुर के हस्तकला उद्योग को क्लस्टर के रूप में विकसित किए जाने और उच्च तकनीकी संयंत्रों को स्थापित किए जाने की मांग की है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि भविष्य में सहारनपुर के लकड़ी उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। उन्होंने कहा कि हस्तकला उद्योग से जुड़े उद्यमियों की मांग जनपद में कॉमन फेस्टिवल स्थापित किए जाना चाहिए। उन्होंने उद्योग में मंदी की बात को नकारते हुए तर्क दिया कि अभी मंदी नहीं बल्कि आयातकों द्वारा माल को स्टॉक करने के बाद का असर है। राकेश कुमार ने समय के लिहाज से उद्यमियों को उद्योग की वृद्धि के लिए कुछ नया करने की बात कही। उन्होंने जनपद में स्थापित किए जाने वाले कॉमन फैसिलिटी सेंटर में डिजाइनर उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भाजपा के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह द्वारा निर्धारित 140 सीटों के लक्ष्य को पार कर भाजपा रुझानों में आगे निकल गए हैं। रुझानों में कांग्रेस एक बार फिर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना खाता खोलने को तैयार है। इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार जा रही है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट पर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा, गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है। इसके लिए पूरे देश को बधाई दी उन्होंने। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।